हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर तुमको। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं कोई सितारे वितारे में ले जाने के लिए तुम्हें नहीं बैठाया हूँ, मैं हूँ क्या, टीचर। तो तुम्हें क्या करने आया हूँ, पढ़ाने ही आया हूँ। समझ में आ गया ना। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर गौतम सर बुलाए हैं, एक बढ़िया स्टूडियो है और सारा सेटअप है, तो यहाँ तो आज पूरा मतलब कॉमेडी चलने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। ये स्टैंड अप टीचिंग है, एक नया पैटर्न बरसों से हम पढ़ते आ रहे हैं, बरसों से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। वही चौक, वही डस्टर, वही बोर्ड, वही डिजिटल बोर्ड, वही ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना, यानी बच्चों को थोड़ा सा नया चाहिए ना। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, आप जीपैट क्वालिफाई करोगे, नाइपर क्वालिफाई करोगे, वहाँ पर इनोवेशंस करोगे, नए नए चीज़ लेकर के आओगे, तो बीइंग अ टीचर मैं क्या रिसर्च करूँ? मैं तो नाइपर जा नहीं रहा हूँ, मेरा तो सिलेक्शन नाइपर में हुआ नहीं है, सिलेक्शन तो आपका होना है। तो मैं नाइपर में नहीं जाऊंगा तो मैं क्या रिसर्च करूं, मैं क्या इनोवेशंस करूं? मतलब बच्चों को एक माइंड में आता है ना कि सर मैं क्या इनोवेशंस करूं। तो मैंने यही इनोवेशन किया है कि क्यों ना बच्चों को एक गैदर करके अच्छी जगह पर उनको एक रिलैक्स माइंड में बैठाया जाए और उनको अलग तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर किया जाए। उसके लिए मैंने ये सीरीज लेकर के आया हूँ। अब आने वाले आप ना जो भी टाइम मेरे साथ स्पेंड करने वाले हो, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत कूल माइंड से, शांति से, आराम से सुनो और समझो। और यहाँ पर भी अलाउ है, क्या अलाउ है? डाउट पूछना। अगर आपको डाउट पूछना है तो आराम से बैठे बैठे ही आपको कोई भी डाउट रहेगा टॉपिक से रिलेटेड, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो जो भी जिनके भी ख्याल हैं कि सितारों में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारा टारगेट और आपका टारगेट दोनों का कॉमन है कि हमें जाना कहाँ है? नाइपर में। हमें कहाँ जाना है? नाइपर में जाना है। सर हमें कहाँ जाना है? नाइपर में जाना है। हमें सितारों की दुनिया में नहीं जाना। हमारे सितारों की दुनिया हमारी सर मोहाली है, या हमारे जो अन्य नाइपर है वहीं हमारा क्या है सर? सितारों की दुनिया है। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक मैंने शुरू किया है साम्राज्य से। साम्राज्य समझते हो? किंगडम। बीइंग अ बायोलॉजी एक वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, दैट इज द किंगडम, जिसको हम हिंदी में साम्राज्य कहते हैं। और चूंकि हमारा पहला शो है तो मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा साम्राज्य खड़ा हो। यानी जो जुडिशियन हमेशा करते आए हैं, जीडीसी के बच्चे हमेशा जो करते आए हैं, वही साम्राज्य को अलग तरीके से मुझे अचीव करना है। अब किंगडम की जब बात आती है तो पूरे दुनिया में सर 5 ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है ना। हम भले ही बोलते हैं कि सर मुंबई में इसका साम्राज्य है, बिहार में उसका साम्राज्य है, सर यूपी में इसका साम्राज्य है, लेकिन साम्राज्य अगर रियल में देखा जाए, बीइंग अ साइंस, अगर हम साइंस वाले स्टूडेंट की होने के नाते अगर मैं बात करूं, तो साम्राज्य अगर आपसे कोई पूछे ना कि यार हमारे इलाके में तो इनका साम्राज्य चलता है, तो उनको चुपचाप यही बोलो कि भाई साम्राज्य दुनिया में 5 ही चलती है। और वो 5 साम्राज्य क्या है, वो 5 किंगडम क्या है? तो सर मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांट है और एनिमल्स है। इसके अलावा किसी का साम्राज्य ही नहीं है। नेचर ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, नेचर ने जो किंगडम यहाँ पर बनाया है, वो टोटल क्या है? 5 है। और उन्हीं किंगडम, अब ये किंगडम की स्टोरी बहुत अलग टाइप की है। ये जो किंगडम है की स्टोरी जो है ना, वो अलग टाइप का है। एक बहुत पुराना सा कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा डार्विन साहब का, जो बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। जब इवोल्यूशंस हम लोग पढ़ते हैं, और ऑब्वियस हम सभी लोग बायोलॉजी वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस किए ही हैं, कहीं ना कहीं हम पढ़े ही हैं कि सर इवोल्यूशन। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म इस स्टेज से गुजरता है अगर उनको सर्वाइव करना है तो। और जब नेचर ने, यानी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था बम्बार्डमेंट के बाद, तो अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना शुरू किया और सर्वाइवल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा शुरू करना स्टार्ट किया। उसमें हमारा क्या है? टोटल 5 ही किंगडम है, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। अब इनके अलग अलग थियरी हैं। केवल ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए फाइट नहीं किया, इनमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए ना, वो भी सर्वाइवल करने के लिए फाइट किए। जैसे अगर बायोलॉजी की बात हो रही है और पहला एपिसोड है हमारा जिसका नाम किंगडम है, और पहला एपिसोड है, तो सर फादर ऑफ बायोलॉजी का जिक्र तो ज़रूर होना चाहिए, जो हमारे कौन है? अरिस्टोटल साहब, अरस्तु साहब, जिनको हम हिंदी में कहते हैं, अरिस्टोटल उनको इंग्लिश में कहते हैं।
अब अरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी के भी नाम से उनको जाना जाता है, उन्होंने क्या बताया? अच्छा, उनके ज़माने में ना ऐसा कोई साम्राज्य जैसा कोई टर्म्स नहीं था, मतलब कोई किंगडम जैसा कोई वर्ड नहीं था। उनको नहीं पता था कि दुनिया में कोई ऐसी भी चीज़ होगी जो आगे जा करके किंगडम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उन्होंने ये बताया था कि सर दुनिया में दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, यानी इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक उन्होंने बताया कि एनिमल है और एक उन्होंने बताया प्लांट है। उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। तो मैंने क्या बताया कि साम्राज्य केवल एक समय, यानी जब हम अरिस्टोटल के समय से शुरू करते हैं बायोलॉजी को पढ़ना, जो आगे जाकर के अभी मैं फार्मेसी से आपको कनेक्ट कर दूंगा, और उससे कई लाख वर्ष पहले ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवल के लिए क्या कर रहा होता है? फाइट कर रहा होता है। तो ऑर्गेनिजम्स की अलग फाइटिंग चलती है और साइंटिस्ट की अलग फाइटिंग चलती है सर्वाइवल के लिए। आप भी आगे जाकर के कहीं ना कहीं compete करोगे ना, आप भी जीपैट नाइपर के लिए आप compete कर रहे हो, आप भी किसी ना किसी बच्चों से आप क्या करोगे? compete करोगे। और कौन पता है कि आगे जाकर के आपके पड़ोस में बैठा हुआ बच्चा साइंटिस्ट बन जाए? ऑब्वियस सी बात है। तो आप भी कहोगे कि यार मैंने उस साइंटिस्ट से क्या किया था? compete किया था। मैंने उनसे क्या किया था भाई? कुछ compete किया था, यही ना। तो सुनिए, क्या था कि उस समय अरिस्टोटल ने बताया कि दुनिया में दो ऑर्गेनिज्म है सर, एक प्लांट है और एक हमारा एनिमल है। बाद में आते हैं आपके चार्ल्स, आपके कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस अरिस्टोटल के बाद बायोलॉजी में बहुत ही प्रख्यात वैज्ञानिक हुए, हम कह सकते हैं बहुत ही एक बेहतरीन साइंटिस्ट के रूप में हम उनको याद रखते हैं। अब लीनियस क्या होता है? देखो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मीनिंग्स मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है। लीनियस को पता था कि यार दुनिया का पहला साइंटिस्ट तो अरिस्टोटल साहब बन गए, इन्होंने बता दिया कि ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स का है। अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं उनसे आगे कैसे निकलूँ? तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि ठीक है, पहले ना एक बेस बनाया जाए, एक कंसेप्ट तैयार किया जाए। क्या किया जाए? एक कंसेप्ट तैयार किया जाए और उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनिज्म दुनिया में कितने प्रकार का है या कितने ऑर्गेनिज्म का साम्राज्य खड़ा है इस पृथ्वी पर। उन्होंने क्या करना शुरू किया? तो उन्होंने एक कंसेप्ट लेकर के आया जिसको आप लोगों ने सुना होगा, टैक्सोनोमियल हेरार्की। हेरार्की यानी जहाँ पर हम स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, अपना फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम की बात करते हैं। 7 हायरार्की आप लोगों ने पढ़ा होगा, टैक्सोनोमियल हेरार्की, स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम आपका। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? ये 7 हायरार्की में लेकर के आना है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर 7 हायरार्की ही क्यों? तो भारत में या पूरे दुनिया में अगर देखोगे ना तो 7 का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। हालांकि आपके ज़माने में 7 का एक ही इम्पॉर्टेंस है कि थाला फॉर रीजन, है ना। 7 का आपके ज़माने में, यानी आप जैसे लोगों के ज़माने में 7 का मतलब केवल एक ही है कि सर थाला फॉर रीजन, यानी महेंद्र सिंह धोनी, यही है सर 7 के पीछे। लेकिन 7 के पीछे स्टूडेंट बहुत सारा कंसेप्ट है। 7 के पीछे ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बात करूं संगीत की, सारे गामा पाधा नी, ये आपका सा तो फिर आ गया ना, तो सारे गामा पाधा नी ये क्या है? टोटल 7 है। बताओ ना भाई, ओशियन कितने हैं? 7 हैं, है या नहीं है? अगर मैं हिंदी देवी देवताओं की बात करूं, हिंदू की अगर मैं बात करूं, तो 7 माँ जो होती हैं अपनी देवी माँ, वो आपकी क्या होती हैं? 7 होती हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ आप देखोगे तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है ना। तो वो मैंने बस एक कनेक्ट करने के लिए आपको बताया कि हायरार्की 7 क्यों होते हैं। इसके पीछे ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैरोलस लिनियस ने धोनी से इंस्पायर होकर के उन्होंने 7 रखा था, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कैरोलस से इंस्पायर नहीं हुए थे, बस उन्होंने क्या किया था कि सर टोटल 7 हायरार्की उन्होंने तैयार किया। अब हायरार्की के बाद उन्होंने क्या बता दिया कि भाई सबसे टॉप पे कौन है? किंगडम। अब उनको कहा कि भाई अब मैं क्या करूँ? ये सारी चीज़ें हो गई। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी उन्होंने ही दिया था। फार्माकोग्नोसी में हम जो भी बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ते हैं वो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस। इवन अपना नाम भी वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर लिए थे, उनका नाम कुछ और था, सर्च करना आप लोग। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रख लिया था, ये उनका कंसेप्ट था, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, जब टोटल 7 हायरार्की आ गया तो उन्होंने बताया कि दुनिया में 2 किंगडम है। क्या बताया उन्होंने? कि दुनिया में 2 ऑर्गेनिज्म का साम्राज्य है, एक है प्लांट और यही है एनिमल। अरे भाई, अरिस्टोटल साहब भी तो यही बोल करके गए थे कि एक प्लांट है और एक एनिमल है। लिनियस साहब ने अलग क्या बताया? लिनियस ने कुछ नहीं बताया। मैंने क्या बताया? सर्वाइवल।
हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है, कुछ नवाचार करना पड़ता है, कुछ इनोवेशन करना पड़ता है, और आज के डेट में हम उसको रिसर्च कहते हैं। सर्च हो चुका है, री मतलब अगेन। हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं क्या? सर्च तो केवल गूगल पे करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। सर्च आज के डेट में अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को अगर आपको चेक करना है तो कहाँ पे सर्च करते हो? केवल गूगल पे करते हो। बाकी हर कोई, पूरी दुनिया, सारे साइंटिस्ट सर केवल रिसर्च कर रहा है, यानी पहले से सर्चिंग हो चुकी है, उसको हम अगेन उसमें कुछ नवाचार करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, कुछ चीज़ों को उसमें मिलाते हैं और फिर उसको परोस देते हैं कि लो भाई। जैसे मान के चलो कि सर एक कंपनी है जोमेटो, उसने शुरू लाया, बाद में क्या आ गया, ब्लिंकिट। उसने कहा 5 मिनट में हम डिलीवरी करेंगे। अरे काम तो वही है ना, जोमेटो भी आपको डिलीवरी करके दे रहा था और ब्लिंकिट भी डिलीवरी करके दे रहा था, लेकिन ब्लिंकिट ने क्या किया, हम 5 मिनट में करके देंगे। समझ में आ गया? इसी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, जो आपको आने वाले टाइम में करना है। मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना माइंड लगाना है। तो लिनियस साहब, अब माइंड लगाने में हमारे पुरखों, यानी हमारे जो बायोलॉजी वाले जितने भी ज्ञानदाता है ना, बहुत माइंड लगाए, और आज की कहानी में बस मैं यही बताने वाला हूँ कि कितना माइंड लगाया गया, कितनी माइंड उन्होंने क्या किया भाई, यूज़ किया। लिनियस साहब ने कहा दिया कि सर 2 किंगडम है। भाई अगर अरिस्टोटल उस समय होता ना तो सबसे पहले उनको तमाशा लगाता कि भाई तुम क्या कर रहे थे उस समय, तुम कर क्या रहे थे, मैं क्या कर रहा था भाई, मैं भी तो दुनिया को यही बताया ना कि 2 ही किंगडम होते हैं। अब भाई अरिस्टोटल साहब अब सीधे साधे व्यक्ति होंगे और उनको जो अचीवमेंट पाना था वो पा लिए, तो शांति से बैठे रहे कि ठीक है जाओ भाई, इसको भी अपना नाम कमाना। तो लिनियस साहब ने कहा कि 2 किंगडम है। बाद में फिर उनके ऊपर भी लोग आए, वो भी कहे कि नहीं भाई हमें भी लिनियस से ऊपर आना है। तो फिर तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, ई हैकल का नाम सुना होगा, भुला जाइए अगर नहीं भी सुना तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन केवल एरिस्टोटल से आता है, और क्वेश्चन केवल कहाँ से आता है, लिनियस साहब से, और उसके बाद टॉप में मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये बीच वाले को लोग याद नहीं करते हैं, जो मीडिएटर होते हैं ना, उनको कोई याद नहीं करता। या तो टॉप में रहो या तो सबसे पहले रहो, यानी सबसे नीचे रहो या सबसे ऊपर रहो। बीच वाले बेंच वाले को कोई नहीं पूछता है, या तो सबसे फ्रंट में बैठो या तो लास्ट बेंच। कहानी किससे किसके होते हैं, फ्रंट बेंच या तो बैक बेंच। कभी भी कोई कहानी आती है मिडिल वालों के लिए, नहीं आती ना। तो भाई तीसरे नंबर पर कौन आ गया, ई हैकल। उन्होंने बताया कि नहीं 3 किंगडम होता है। इसके बाद कहे एक और साइंटिस्ट जाग गए, उनका नाम था केपलैंड। उन्होंने कहा कि नहीं 4 किंगडम है। क्या उन्होंने बताया, 4 किंगडम। लेकिन हमें नहीं पढ़ना है, केपलैंड साहब को याद नहीं करना है, हमें बस यहाँ से थोड़ा सा श्रद्धांजलि दे देते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है ना, केपलैंड साहब को और आपके ई हैकल को। अब आते हैं सर इन सब के बाद 1969, जब हमारी मतलब मिला जुला करके हमारे आसपास का ये ईयर्स है, तो हम इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। 1969 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर। क्या नाम है जी, आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने क्या कहा कि भाई आप जितने भी लोग हो, चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे आप लिनियस साहब हो, या ई हैकल हो, या एक केपलैंड हो, आपने साहब कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, कहीं ना कहीं गलती किया है। मैं उन गलतियों को सुधार करता हूँ, और क्या गलती हुई नहीं गलती हुई वो बाद में अपन बात करेंगे। फिलहाल बस मुझे किंगडम का ये हायरार्की क्लियर करना है आपको। तो जब आर.एच. व्हिटेकर आए तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या कहते हैं कि दुनिया में टोटल 5 किंगडम है। कितने किंगडम है, 5। यानी इस पृथ्वी पर केवल और केवल उन्हीं 5 ऑर्गेनिज्म का साम्राज्य है, इसके अलावा और कोई भी किंगडम नहीं है। और उन्होंने उस 5 मतलब वो जो 5 उन्होंने किंगडम बताया, जिसको उन्होंने क्या कहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 हमारे किंगडम हैं। अब आज का टॉपिक क्या है सर, ये किंगडम का बेस हो गया। और हमारे जो पुराने साइंटिस्ट जो हमारे लिए इतने बड़े सिलेबस छोड़ करके चले गए, उनका एक श्रद्धांजलि हो गया कि भाई साहब आपने हमारे फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, तो हम आपको यहाँ से श्रद्धांजलि देते हैं, हम आपको याद कर रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया। अब आते हैं सर किंगडम। अब किंगडम का पहला टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम क्यों लेकर के आया हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि जब हम फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका अलग ब्रांच है, हालांकि बच्चे इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, याद रखना होता है सर, है ना, इसलिए बच्चे ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। लेकिन इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है फार्माकोग्नोसी की, ठीक है ना। इनको केपलैंड और ई हैकल जैसा मत समझना कि पीछे वाले हैं, नहीं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। तो फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग का सोर्स पढ़ते हैं जिनको हम प्लांट से ऑब्टेंड करते हैं।
यानी प्लांट से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब आप इनोवेशंस करने गए, आप रिसर्च में चले गए, जीपैट नाइप पर क्वालिफाई कर गए, अब आपको रिसर्च करना है। और नाउ अ डेज में अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो पूरे दुनिया में 25% ड्रग का जो सोर्स है वो प्लांट है। यानी हर 4 में से 1 दवा जो हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं, प्लांट से करते हैं। और आने वाले टाइम में हर्बल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी प्लांट के ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है। आने वाले टाइम में हम सिंथेटिक ड्रग को तो काम कर ही रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, आप जैसे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम पे आप प्लांट के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। अब मान के चलो मुझे आपके ऊपर रिसर्च करना है या आपको मेरे ऊपर रिसर्च करना है, तो आप क्या करोगे भाई, मेरी पूरी कुंडली खंगालोगे। आप क्या करोगे, मेरी कुंडली खंगालोगे ना कि गौतम सर का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से कहाँ निकले, कितना 10th में परसेंटेज था। 10th वाला परसेंटेज नहीं बताऊंगा, बहुत कम था, है ना। 12th का परसेंटेज, 12th में अच्छा खासा परसेंटेज था, लेकिन 10th में 49% ही था, है ना। मात्र 49% मेरा 10th में था, वो भी बिहार बोर्ड से, ठीक है ना। समझ गए होगे वहाँ पर क्या कहानी होगी, उस समय तब भी 49% ही लेकर के आया था 10th में, ठीक है ना। तो ये पूरी कुंडली आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप मेरे ऊपर रिसर्च करोगे कि ठीक है अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाए या इनके ऊपर क्या बात की जाए। बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच जाते हैं, फार्माकोग्नोसी ग्लाइकोसाइड। अरे भाई ग्लाइकोसाइड डायरेक्ट शुरू कर लिया, अल्कलॉइड शुरू कर लिया, इंट्रोडक्शन शुरू कर लिया, उससे काम चल जाएगा क्या। आपको पता ही नहीं है कि उनका साम्राज्य क्या है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मैं केवल प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, एनिमल किंगडम, यानी हमारे जितने भी एनिमल किंगडम वाले एंसेस्टर होंगे, इन लोगों ने भी तो क्या किया होगा, संघर्ष किया होगा, स्ट्रगल किया होगा। आगे कभी बात करेंगे एनिमल किंगडम पे भी, आज तो हम प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है प्लांट किंगडम की, यानी जब फंगस ग्रोथ कर गया, सबसे पहले मोनेरा आया, देन प्रोटिस्टा का डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद फंगस डेवलप हो गया, तब नेचर ने पहली बार प्लांट को ऑरिजिनेट किया, यानी नेचर ने पहली प्लांट बनाया। अब देखिए हम कहाँ पर ग्रोथ करते हैं, हम कहाँ पर ग्रोथ करते हैं, जहाँ पर हमें फूड एंड शेल्टर मिले, मतलब खाने के लिए भोजन मिल जाए और रहने के लिए सर छत मिल जाए, वहीं पर हमारी डेवलपमेंट होती है। कभी सुने हो कि समंदर के नीचे एक इंसान पैदा कर दिया बच्चा, कभी भी नहीं होता है ना। अगर किया भी होगा तो वो किसी न किसी सीप वगैरह पे किया होगा, नाव वगैरह पर किया होगा, उसने शेल्टर के अंडर में किया होगा, पानी के अंदर तो नहीं करेंगे। और आपने ये भी नहीं सुना होगा कि सर इस कॉमेडी जो हमारा चल रहा है यहाँ पर स्टैंड अप टीचिंग में, एक मछली सर लाए और मछली हवा में बच्चा पैदा कर दिया, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है ना। यानी जो जहाँ पर सर्वाइव कर सकता है उसकी ऑरिजिन वहीं पर होगी। अब आप सोचो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए। मान के चलो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, तो आप बोलो सर भोजन मिल जाए और रहने का छत मिल जाए। तो प्लांट भी तो यही कहेगा ना कि साहब मुझे भोजन दे दो, उसको छत से भी मतलब नहीं है, उसे नहीं चाहिए छत, उसे कोई रजिस्ट्री नहीं करवानी, उसको अपना प्लॉट नहीं खरीदना। उसने केवल नेचर से यही बोला कि भाई साहब मुझे केवल फूड का अरेंजमेंट करा दो, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, और उसके बाद इस नेचर को क्या बना दूंगा, रंगीन बना दूंगा। जो आपने पृथ्वी पर अभी तक जितने भी पैदा किए, चाहे मोनेरा कचरा ही है भाई, कहाँ डेवलप होता है, जहाँ कचरा होता है। प्रोटिस्टा वैसे ही है, सैप्रोफाइटिक नेचर का ही होता है। फंगस सर ये कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है, ये गाय के गोबर पर भी उत्पन्न हो जाता है और हमारे खाने वाले रोटी पर भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये भी खुश नसीब या बहुत अच्छा नहीं होता, किसको छोड़ करके, एगैरिकस को छोड़ करके। मशरूम खाते हैं इसलिए उसका इज्जत करना पड़ेगा, वो भी फंगस है ना। मशरूम भी क्या है, फंगस ही है ना, तो उसका इज्जत करना पड़ेगा कि सर मशरूम क्या है भाई, फंगस, उसको इज्जत करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंगस जितने भी हुए ना जो एडिबल नहीं थे, यानी खाने योग्य नहीं थे, तो उनसे हम नफरत ही करते हैं। तो नेचर ने इससे पहले जितनी भी चीज़ें बताया ना, वो कुछ भी खुशनसीब मतलब खूबसूरत नहीं था, रंगीन नहीं था। नेचर ने पहली बार कोई अच्छी चीज़ बनाया, वो क्या था, प्लांट था। और प्लांट का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ, तो सर जहाँ पर प्लांट को फूड मिलेगा। और हम में से सभी को पता है कि सर प्लांट का फूड क्या है, तो जब सनलाइट यानी जब सूर्य का रोशनी आता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और वही ग्लूकोज प्लांट का क्या है, फूड है। वही ग्लूकोज उस प्लांट का क्या है जी, सोर्स ऑफ फूड है, सिंपल सा। तो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए था, और फूड वो ऑटोट्रोपिक था, खुद ही बनाता था। ऐसा भी नहीं, हमारे तरह नहीं था कि बस पैसे कमाना और खाने के लिए हम प्लांट को काट रहे हैं और पता नहीं किस किस एनिमल को काट करके हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं था। प्लांट मैंने बताया ना कि बहुत ही मतलब दुनिया का अगर मैं बात करूं नेचर का, तो सबसे नायाब तोहफा जो है वो हमारा प्लांट है। किसी का कुछ नुकसान नहीं करता है, सबको सब कुछ देता है
है ना। मतलब सबको सब कुछ देता है, आपको अच्छी खुशबू देता है, अच्छा माहौल देता है, ठंडक प्रदान करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करता है। तो सबसे नायाब तोहफा अगर मैं बात करूं नेचर का, तो वो क्या है जी? प्लांट है। तो प्लांट की ऑरिजिन कहाँ पर हुई? तो पहली जो प्लांट आई जिसको हम एलगी कहते हैं, क्या कहते हैं? एलगी, कवक, आई थिंक हिंदी में उसको बोलते हैं। एलगी यानी कि जिसको हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जी उसको? थैलोफाइटा। फाइटा मीन्स प्लांट होता है, और थैलो मतलब थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन। थैलस मतलब जस्ट लाइक अ बैग और चैम्बर, यानी जिसको हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें कि ये उसका रूट है, ये इसका शूट है, या इसका ये लीफ है, ऐसा हम डिफ्रेंशिएट ना करें। यानी आप उसमें कहीं से आप किसी भी एंगल से देखोगे ना तो आपको वही चीज़ें दिखाई देगा। जस्ट लाइक जैसे राउंड सर्कल होता है ना, जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सब जगह से एक समान दिखता है, तो वैसे ही थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दुनिया का पहला जो प्लांट डेवलप हुआ, नेचर ने जहाँ प्लांट को डेवलप किया, वो एक्चुअली में वो प्लांट कहाँ पर बना स्टूडेंट? तो वो प्लांट बना हमारे वाटर के अंदर। देखो उसको क्या चाहिए था? CO2। CO2 सर भरमार है एटमॉस्फेयर में, ईजिली मिल जाएगा। उसको क्या चाहिए? सनलाइट। तो सनलाइट तो सर ऊपर से आ ही रहा है। उससे क्या चाहिए था? वाटर। अब वाटर के लिए उसके पास सर नल जल योजना तो थी नहीं भारत सरकार की, है ना, कि आपको आपके हर प्लांट के अंदर में जाकर के नल जल योजना हम लेकर के आएंगे और उसको क्या करेंगे भाई, आपको नल से जल पहुंचाएंगे। ऐसा तो प्लांट के लिए था नहीं। तो उस केस में प्लांट को क्या करना था भाई? पानी लाना था। तो पानी लाना कहाँ जाता भाई? उसके पास ना हाथ था ना पैर था, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन था, ना उसके पास रूट था ना शूट था, कुछ भी नहीं था। तो भगवान ने उसको कहा कि लो तुम्हें पानी में ही जीवन दे दिया, तुम पानी में ही रहो, तुम्हें पानी की कमी नहीं होगी, CO2 भरपूर मात्रा में है, और सनलाइट 10 से 12 घंटे तो अवेलेबल है ही, तुम आराम से खाओ पियो और जियो। और बड़े मस्त में, मतलब जैसे हमारे पूर्वज होते थे ना, आज से 50 साल पहले चले जाओ, 100 साल पहले चले जाओ, तो कहीं ना कहीं सुनाती है कहानी दादी माँ वगैरह ना, कि यार तुम्हारे दादाजी के हज़ारों एकड़ ज़मीन थे, 5000 एकड़ ज़मीन थे, है ना, कुछ था ही, मतलब ऐसा था कि बस खाओ और दिन भर सो और कहीं भजन कीर्तन गाओ और उसके बाद जीवन चलते रहेगा। और उतनी अयासी तो हम भी नहीं कर पाएंगे, उतना टेंशन भी नहीं था उनको, मतलब ज़िंदगी मस्त थी उनकी। और इसलिए वो क्या करते गए, एक कंसेप्ट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता है ना, अनलिमिटेड मतलब कि आप जितना मन उतना खर्च करो, तो ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब सीधे बढ़ता चला जाएगा। हमारे पूर्वज पॉपुलेशन कितना करके चले गए? हमारे दादाजी के 12 बच्चे थे, हालांकि 4 बच्चे उनमें से क्या हो गए, शांत हो गए, 8 बच्चे सरवाइव कर गए। हिम्मत थी भाई, है ना, इतने लोगों को पालने की हिम्मत थी उनके अंदर इतनी पोटेंसी थी, इतना उनके पास पावर था, इतना पैसा था, इतना सारा रिसोर्सेज था। और ऐसा नहीं केवल हमारे दादाजी, आपके भी आप परिवार में जाओगे ना, 1-2 जनरेशन पीछे चले जाओ, 8-10 बच्चे तो मिलने ही मिलने हैं। ये कॉमन है, कितना मिलता है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड था। तो वो जो प्लांट था, पानी में जीवन है सर, और पृथ्वी का 70 to 80% पानी है सर। अब बताओ, पृथ्वी में अभी भी 70% वाटर है, और ऐसा नहीं कि एलगी को सर मीठा पानी ही चाहिए, खारे पानी में भी एलगी ग्रोथ करता है, ये भी याद रखें। तो पृथ्वी पर 70 to 80% वाटर है, और पानी में उसका जीवन है, CO2 अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, सनलाइट अवेलेबल है। तो भाई उससे खुशनसीब जीवन कोई जी रहा होगा क्या उस समय? बैक्टीरिया भी सर्वाइव कर रहा था कि भैया मुझे भोजन चाहिए, फंगस भी सर्वाइव कर रहा था, प्रोटिस्टा भी सर्वाइव कर रहा था। मजे में कौन था? तो थैलोफाइटा का मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो आराम से पानी में रहने दो, मस्त खाऊंगा और यहीं पर पॉपुलेशन को बढ़ाते चला जाऊंगा। समझ में आ गया? लेकिन एक समय आता है, मेरे दादाजी के जो पिताजी होंगे वो गांव में निकाल दिए, हमारे दादाजी भी उसी गांव में निकाल दिए, हमारे पिताजी भी उसी गांव में निकाल दिए। बहुत बार मैंने बोला कि पापा भोपाल आ जाओ, देख लो हमारा सेंटर में क्या काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ। बोलते नहीं, मुझे नहीं मतलब है, तुम अपना देख लो, हम गाँव में खुश हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं वहाँ पर पैदा हुआ, या मान लो मेरे जनरेशन के बहुत सारे लोग पैदा हुए, वो बोले नहीं यार अब मैं गांव में नहीं रहूँगा, मुझे शहर जाना है ना। मतलब आप में से भी तो ऐसा हुआ होगा ना, आपके भी पूर्वज गांव में ही रहते होंगे, पूर्वज के पूर्वज गांव में रहते होंगे। वहाँ से किसी ने एक ने इनिशिएटिव मतलब विद्रोह कर दिया होगा परिवार में, है ना, कि मुझे कहाँ जाना है, शहर जाना है। तो फिर लोग पूछते ना क्या करे जाओगे शहर में, तो फिर कहोगे कि मुझे पढ़ना है, फार्मेसी करना है, और XYZ जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो मुझे करना है। तो वहाँ से कहानी शुरू होती है, और उसके बाद आपका जो करियर है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम करियर कहते हैं। हालांकि वो एक संघर्ष की दुनिया है। करियर तो अच्छा लगता है कहने में, करियर, लेकिन करियर नहीं है, वो एक संघर्ष है। आपकी स्ट्रगल वहाँ से शुरू होती है, एक्चुअल लाइफ आपकी शुरू होती है। तो जो थैलोफाइटा था
तो थैलोफाइटा के बाद जैसे फंगस था, वो सर कॉस्मोपॉलिटन था, यानी वो सर टेरेस्ट्रियल रीजन में सरवाइव कर रहा था, यानी कि लैंड वाले एरिया में जहाँ ज़मीन था, सॉइल था, वहाँ ग्रोथ कर रहा था। मोनेरा हर जगह सरवाइव कर रहा था, ज़मीन पर भी था, हवा में भी था, पानी में भी था, हर जगह था। तो एक कवक को ऐसा, यानी एक थैलोफाइटा को ऐसा लगा, यानी प्लांट को, कि सर मुझे भी ज़मीन पे जाना है। उसने विद्रोह कर दिया। अब घर वाले सारे लोग, अब हमारे घर वाले नहीं बोलते हैं, अब तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, मेरा एक छोटा सा बेटा है, हमारी वाइफ क्या कहती है कि अरे यार स्कूल को बोलो ना कि 6 घंटे के लिए इसको रख ले, है ना, मतलब वो रखना ही नहीं चाहती है, परेशान कर देते हैं ना। तो अब अगर तुम घर में जाओगे तो घर वाले तुमसे क्या पूछेंगे, अरे कॉलेज कब खुलेगा तुम्हारा भाई, 1 महीना से तुम यहीं पड़े हुए हो। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो भाई मुझे भी याद है जब मैं पहली बार बाहर आया था तो पिताजी ट्रेन पर बैठाने आए थे, डर लग रहा था कि भाई कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, और मैं घंटा ना जाऊँ अपने बेटे को ट्रेन पे बैठाने के लिए, है ना, इतना सर्वाइव कर जाएगा वो, क्योंकि मैं परेशान आ चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, आपके पेरेंट्स आपसे तंग आ चुके होंगे, घर पे जाते होंगे तुरंत फ्री कर देते होंगे। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब थैलोफाइटा ने विद्रोह किया कि पापा, मम्मा, दादाजी, दादी माँ, मुझे कहाँ जाना है, तो ज़मीन पर जाना है। तो उसके घर वाले समझाना शुरू कर दिए कि बेटा कहाँ जाएगा, इतना मस्त ज़िंदगी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, ऊपर देखो तो आसमान में सूर्य है, आसमान में देखो तो ऊपर में तुम्हें केवल CO2 दिखाई देगा, बढ़िया खाओ पियो मौज करो और रिप्रोडक्शन करो, बढ़ाओ अपनी पॉपुलेशन, हमें अपना साम्राज्य खड़ा करना है, हमें अपना किंगडम तैयार करना है यहाँ पर। लेकिन भाई जिसने एक बार ठान लिया कि मुझे जाना है तो जाना है, अब फिर घर वाले भी अपने संतान के लिए क्या होता है कि ठीक है भाई इसको जाना है तो जाने दे, लेकिन इतना वो जरूर टेंशन लेते हैं, इतना जरूर सोचते हैं कि ठीक है बेटा तू जा रहा है ना, तो ये ले कुछ पैसे ले ले, ये ले कुछ साधन ले ले, ये आपको वहाँ पर काम देगा। जैसे मान के चलो मैं सोचता कि मुझे अमेरिका जाना है, तो मुझे पेरेंट्स समझाते ना, या भारत सरकार, अगर पेरेंट्स शिक्षित नहीं थे तो भारत सरकार समझा देता कि भाई अमेरिका जाना तो तुम्हें वीज़ा पासपोर्ट तो चाहिए ना, बनवाओ उसको, पहले इंग्लिश में बात करने आनी चाहिए, कहीं ना कहीं से हमें रिसोर्स मिलता। तो जब ये थैलोफाइटा ज़मीन पे जाने की बात किया, सोचा, तो उसके पूर्वज कहते हैं कि ठीक है बेटा तू चले जा, लेकिन तुझे CO2 भी मिलेगा, तुझे सनलाइट भी मिलेगा, लेकिन तुझे क्या नहीं मिलेगा, पानी। ज़मीन पे पानी सरफेस पे नहीं है, नीचे है, और तू नीचे जा कर के कैसे लाएगा पानी। इसलिए तू ऐसा कर कि तू सबसे पहले ना उस इलाके में जा, उस एरिया में जा जहाँ पर मड हो, यानी कीचड़ हो, यानी जहाँ पर ज़मीन भी हो और पानी भी हो। कीचड़ में क्या होता है, पानी भी है और ज़मीन भी है। तो वो जो थैलोफाइटा था वहाँ से मूव करके कहाँ चला गया, मड वाले एरिया में चला गया, कीचड़ वाले एरिया में चला गया, और वहाँ पर वो ग्रोथ करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये इतना आसान नहीं था या इतना ईजी नहीं था, इसमें लाखों वर्ष लग गए प्लांट को। इस साम्राज्य को बोलते ना कि साम्राज्य खड़ा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लांट जो था सेकंड वाला वो कहाँ चला गया, हमारे कीचड़ में। अच्छा, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल और वाटर दोनों में सर्वाइव करे उसे आई थिंक एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियन, उभयचर। मेढक भाई एग्जाम्पल है ना, फ्रॉग पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सर क्या है वो, उभयचर है यानी एम्फीबियन है, उसको जमीन में भी वो सर्वाइव कर जाएगा और पानी में भी। तो जो प्लांट थैलोफाइटा कहाँ गया, मड वाले रीजन में, तो वहाँ पर भी तो सेम कंसेप्ट था ना। सर क्या अवेलेबल था वहाँ पर, तो सर सॉइल भी अवेलेबल था और वाटर भी अवेलेबल था। यानी हम कह सकते हैं कि सर जो सेकंड प्लांट आया था इवोल्यूशन के बेस पर, जब वो ग्रोथ कर रहा होता है उस समय, तो सर वो कैसा नेचर का था, एम्फीबियन नेचर का था। यानी सेकंड प्लांट, यानी प्लांट भी उभयचर होते हैं, प्लांट भी एम्फीबियन होते हैं, और उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा जो केवल पानी में था, ब्रायोफाइटा जो मड वाले रीजन में था, यानी सर सॉइल और वाटर दोनों था। अब वहां पर उसने क्या सीखा कि चलो ठीक है, उसने धीरे धीरे मेहनत करना शुरू किया और रूट लाइक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी, पानी, कि नीचे से पानी कौन लाएगा। तो नीचे से पानी लाने के लिए उसने क्या बनाया, रूट बनाना शुरू किया। कंप्लीट रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, उसके पास रूट भी था, उसके पास शूट भी था, यानी जो लीफ लाइक अपेंडेजेस जिसको हम कहते हैं वो भी था, और रूट लाइक राइजोम्स उसके अंदर प्रेजेंट था। कंप्लीट नहीं था, यानी हम ट्रू नहीं कह सकते कि सर उसमें रूट आ ही गया या उसमें शूट आ ही गया, ऐसा नहीं। घर में काई देखे हो ना, काई देखे हो, वो काई एक्चुअली ब्रायोफाइटा है। जब आप उसको रिमूव करोगे ना तो वो जमीन को यानी सॉइल को ले करके बाहर आएगा, यानी उनके पास रूट लाइक अपेंडेजेस है।
तो ये हमारे दूसरा प्लांट था ब्रायोफाइटा। अभी भी सोचो, अभी भी जो उसने पहले प्लांट ने सोचा था, जो क्रांतिकारी जी थे कि मुझे ज़मीन पे जाना था, वो अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। और बहुत पुरानी कहावत है कि देखो, आविष्कार की जननी क्या है? आविष्कार की जननी यह है कि अगर हमें कमी हो, हमारे पास कुछ भी नहीं हो, तो जुगाड़ कर लेते हैं। और जुगाड़ भारत में एक आविष्कार है। मतलब आविष्कार और जुगाड़ एक सिनोनिम्स है आपस में। जुगाड़ भी क्या है? एक आविष्कार है। और जुगाड़ कब लगाते हैं? जब उसकी कमी हो जाती है। और दूसरी, जब क्यूरियोसिटी होती है, हमें जिज्ञासा होती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे लोगों को सर्व करना है, मुझे मेडिसिन तैयार करना है, मुझे रिसर्च में जाना है। आपके अंदर जिज्ञासा होगा तब तो आपने जीडीसी को ज्वाइन किया ना, कि मुझे जीपैट नाइपर क्वालिफाई करना और मुझे कहाँ पर जाना है, तो सर नाइपर में जाना है। ये जिज्ञासा, और यही जिज्ञासा आपको क्या कर रही है? तो आपको आगे बढ़ाएगी। तो जिज्ञासा कहाँ पर था? थैलोफाइटा में। क्या जिज्ञासा था? कि मुझे कहाँ जाना है? जमीन पर, क्योंकि जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, मुझे उनके साथ रहना है। और उसी कड़ी में सेकंड प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, जिसका क्या नाम था जी? ब्रायोफाइटा। क्योंकि सडन प्लांट उड़ करके तो जमीन पर नहीं जाएगा ना, तो वही प्लांट धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ चला गया? मड वाले यानी एजेस जिसको कहते हैं, किनारे वाले एरिया में चला गया और वहाँ ग्रोथ कर गया। इसके बाद क्या हुआ? अब वो प्लांट ने जैसे ही रूट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे ही सूट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, अब उसने अपनी डेवलपमेंट और शुरू किया, और इवोल्यूशन करना शुरू किया। और कंप्लीट रूट, कंप्लीट शूट और कंप्लीट लीफ जिसको हम कह सकते हैं, उसका उसने फॉर्मेशन किया। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं जी? टेरिडोफाइटा। नाम याद रखना, मैं बता रहा हूँ, फार्माकोग्नोसी का बेस है ये। फार्माकोग्नोसी अगर आपको पढ़ना है, प्लांट पढ़ना है, आगे जाकर के अगर आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है, तो ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। और कंसेप्ट तो क्लियर होता जा रहा है ना, कि ब्रायोफाइटा कहाँ पर है, थैलोफाइटा कहाँ पर है, ये तो क्लियर होता जा रहा है। तो तीसरा प्लांट कौन सा था? टेरिडोफाइटा। यानी टेरिडोफाइटा ने अपने पूर्वजों का सपना पूरा कर दिया कि मुझे जमीन पर सरवाइव करना। यानी आप जो भी प्लांट जो जमीन पर आना शुरू किया, जिसने कंप्लीट पहली बार जिसके अंदर रूट शूट का फॉर्मेशन हो गया, शूट मतलब अबव द सॉइल, जिसमें लीफ वगैरह सब आ जाते हैं, वो प्लांट कौन सा था? टेरिडोफाइटा। अब बताओ, सपना पूरा हो गया, ड्रीम्स अचीव हो गया। आप यहाँ से, आपको बचपन में कभी कहानी सुनाई गई होगी मम्मी के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा, घर में कोई परिवार के द्वारा, कि बेटा एक बार ना मैट्रिक पास हो जा, 10th पास हो जा, उसके बाद जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर आपने 10th पास हो गए, फिर कहते हैं, फिर कहोगे पापा चलो मिठाई का खिला दिए लोगों को, मैं थोड़ा सा खुशियाँ हो गया, फ़ोन पर बता दिया बुआ जी मासी जी हमने ये कर लिया। उसके बाद क्या आता? लेगा क्या? तो तुमको क्या? अरे बायोलॉजी लेगा, मैथ लेगा, कॉमर्स लेगा कि आर्ट्स लेगा? अब कहानी फिर से शुरू हो गई। फिर से हुआ कि अच्छा ठीक है, मैं साइंस ले रहा हूँ, मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ। तो बेटा एक बार नीट क्वालिफाई कर जा, डॉक्टर बन जाएगा, करियर क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अरे भाई वो नीट क्वालिफाई होकर के बच्चों से पूछो करियर उनका सेट है कि नहीं है। समझ में आ गया? पता चलेगा वो भी बहुत सारे लोग ऐसे ही आकर के यहाँ पर कॉमेडी करना शुरू कर देंगे। आने वाले टाइम में इतने सारे डॉक्टर्स भर जाएंगे। समझ में आ गया? हालांकि डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट है और ज़रूरत भी है हमें। तो मैंने क्या कहा कि कहानी ऐसे ही शुरू होती है। फिर हम 12th ठीक है, नीट नहीं हुआ, ड्रॉप ले लिया होगा, बहुत सारे लोग ड्रॉप भी नहीं हुआ, तो ठीक है फार्मेसी कर ले। अब फार्मेसी में हुआ, कॉलेज में कोई प्रोफेसर, कोई सीनियर कहीं से आपने देखा होगा और किसी ने मोटिवेट कर दिया, हमारे जीडीसी की टीम ने कहीं से आपको देख लिया वीडियो, मोटिवेट कर दिया, जीपैट करना है, नाइपर करना है, और आप आकर के यहाँ बैठ गए। ये कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होगी। तुम यहाँ से जीपैट नाइपर क्वालिफाई कर जाओगे ना, जब नाइपर में पहुँचोगे तो वहाँ फिर से तुम्हें एक नई क्यूरियोसिटी जगाने वाले लोग खड़ा हो जाएंगे तुम्हारे सामने कि बेटा अब तुम्हें क्या करना है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही प्लांट जो थैलोफाइटा था, उसने ड्रीम देखा कि सर मुझे क्या करना है, तो मुझे जमीन पर जाना है। और टेरिडोफाइटा ने पूरा कर दिया। कहा लो भाई तुम्हारा सपना था ना, बाप का, दादा का, भाई का, सबका सपना पूरा करेगा। रे कौन? टेरिडोफाइटा। समझ में आ गया? बाप का, दादा का, भाई का, सबका सपना कौन पूरा करेगा? टेरिडोफाइटा पूरा करेगा। और टेरिडोफाइटा ने पूरा सपना पूरा कर दिया। लेकिन टेरिडोफाइटा का अपना भी तो सपना होगा ना। अरे टेरिडोफाइटा का अपना भी तो सपना होगा ना। जब तुम अपने पिताजी के सपने को पूरा कर दोगे तो फिर अपने भी तो सपने देखोगे ना कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ एंजॉय करूं, जीवन में क्या फन करूं, सोचोगे ना। तो टेरिडोफाइटा भी ना थोड़ा सा फनी विचार वाला था। मतलब उसको संघर्ष नहीं करना था कि भैया पानी के लिए मुझे 10 साल लग जाएगा, पानी के लिए मुझे सर लाखों वर्ष मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। टेरिडोफाइटा को संघर्ष करना ही नहीं था। याद रखना, टेरिडोफाइटा को संघर्ष नहीं करना था। संघर्ष करने वाले निकल गए। टेरिडोफाइटा थोड़ा सा फनी नेचर का था। कैसा नेचर का था? फनी नेचर का। वो सोचता था यार जीवन मिला तो एक बार एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा हम कैसे एंजॉय करने के लिए किससे सीखते हैं? तो लोगों से।
हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, फिर पता चलता अच्छा पब में ऐसा डांस होता है, विधायक जी ने ये वाला डांस किया है, तो फिर अपन ट्राई करते हैं कि अच्छा फन करने के टाइम में हम भी विधायक जी वाला डांस करेंगे। यानी देख करके हम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिसर्च नहीं होता है, यहाँ पर जो फन होता है वो हम किसी को देख करके प्राप्त करते हैं। तो टेरिडोफाइटा ने भी आसपास में देखना शुरू कर दिया। और क्या देखा, अच्छा सुनिए, इससे पहले अच्छा एक और कहानी। इससे पहले जितना भी प्लांट था, चाहे वो थैलोफाइटा हो, चाहे आपका ब्रायोफाइटा हो, चाहे आपका टेरिडोफाइटा हो, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था वो एक्सपोज्ड नहीं था, ये वेल एक्सपोज्ड नहीं था, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। अब टेरिडोफाइटा कैसा था, फनी था, उसने देखा कि भाई ज़मीन पर जितने भी हैं सबके सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये उसके माइंड में आ गया। मैंने बताया ना कि टेरिडोफाइटा संघर्ष वाली दुनिया से बाहर आ चुका था। उसके बाप दादा ने जो भी सपना देखा था और संघर्ष किया था, टेरिडोफाइटा को बना बनाया साम्राज्य मिल गया, वो जमीन पर सर्वाइव करना शुरू कर गया। तो अब क्या कहता है कि भाई साहब, जैसे पुराने के राजा महाराज होते थे ना, उनको साम्राज्य मिलता था तो फिर क्या करते थे, दिन रात बस अय्यासी करते रहते थे। सेना लड़ रही है, द्वारपाल मारे जा रहे हैं, खबरी मारे जा रहे हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनकी अय्यासी बंद नहीं होनी चाहिए। तो टेरिडोफाइटा भी वही था। वो क्या कहा कि साहब मुझे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा सपना क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्लांट का था, ठीक है। अब इसको अलग वे में नहीं लेना है, इसको समझना है, ठीक है ना। कंसेप्ट में लेकर के आ रहा हूँ। अब नेचर ने उससे एक सवाल पूछा कि अरे भाई, तुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसके लिए बेसिक नीड क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो तेरे पास है ही नहीं। अब जब तुम्हारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं तो तू रिप्रोडक्शन करेगा कैसे सेक्सुअल? बेटा तेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करना है। तो बोला नहीं, बताओ क्या करना पड़ेगा। तो कहा गया कि आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कीजिए, ओरिजिनेट कीजिए, बनाइए, कि आपके अंदर भी दुनिया को साबित कीजिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो उस प्लांट के अंदर अब जिज्ञासा आ गई। क्या जिज्ञासा आ गई भाई, कि मुझे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करना है, ग्रोथ करना है। ऑब्वियस सी बात है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट कैन बी कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, रटा है, याद किया है कि एसेक्सुअल में सर एक ही पेरेंट होता है, मतलब माँ भी वही और बाप भी वही है, और अपने जैसा चाइल्ड प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन सेक्सुअल का तो सर क्या है, तो सेक्सुअल का वहाँ पर लिमिटेशन है कि वहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों होना चाहिए, दोनों के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से काम नहीं चलेगा, गैमिट्स भी होने चाहिए, जिसको हम सेक्स सेल कहते हैं। तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, तब तो फ्यूजन होगा। तो इस प्लांट के अंदर अब ये चैलेंज आ गया कि बेटा अब तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब टेरिडोफाइटा धीरे धीरे मरता गया तो अपने आने वाले संतान से यही कहता गया कि बेटा किसी भी हाल में तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करना, डेवलप कर लेना। कहानी यहाँ से शुरू होती है और एक टाइम के बाद नेचर जो है उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करवाता है। और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ और नहीं, प्लांट का फ्लावर है। यानी जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, वो प्लांट का क्या है जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जस्ट लाइक अ पीनस एंड वजाइना इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर, ये प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब उसने क्या कर लिया, फ्लावर्स का डेवलपमेंट कर लिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना लिया, और नेचर को कहा कि अब मेरे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अब मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूं या नहीं। तो नेचर ने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अब आप रिप्रोडक्शन कीजिए। और उन्होंने रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। तो पहली जो कहानी थी किसकी थी, थैलोफाइटा की, उसके बाद ब्रायोफाइटा की, और उसके बाद टेरिडोफाइटा की। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का जीवन संघर्ष में बीता। संघर्ष में क्या बीता, संघर्ष में बीता कि आपको स्ट्रगल करना है टेरेस्ट्रियल रीजन में, अपने आप को वर्चस्व बनाने के लिए, साम्राज्य बनाने के लिए। जैसे कोई राजा होते थे, इतिहास में भी आप पढ़ोगे, एक किला जीत लिया तो दूसरे किले में जाकर के अटैक करना है, वो शांत नहीं बैठते थे। तो वैसे ही इनका था संघर्ष वाला। अब उस संघर्ष के बाद तीसरा कौन आया, टेरिडोफाइटा। उसने एंजॉय किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ला करके। अब कहानी क्या शुरू होती है, अब कहानी शुरू होती है थोड़ा सा दर्दनाक, यानी थोड़ा सा ममत्व वाली कहानी। ममत्व मतलब जिसमें दया हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें अपनापन हो। मैंने क्या बताया, पहली कहानी। और सारे किंगडम ना, जितने भी किंगडम मैं अभी आपको आने वाले टाइम में और भी बताऊंगा, तो सारे किंगडम की स्टोरी यही है। सबसे पहले स्ट्रगल यानी संघर्ष, और यही हमारे जीवन का सार भी है। मैं संघर्ष करूंगा तो मेरे आने वाले संतान एंजॉय करेंगे।
यही होता है ना। इट में भी अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपके पिताजी ने कहीं ना कहीं से संघर्ष करके उसको बनाया होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। अदरवाइज कोई ऐसा भी आपके एज का बच्चा होगा जो संघर्ष कर रहा होगा आने वाले जनरेशन की भविष्य को सुधारने के लिए। क्लियर हो गया? तो पहली कहानी किसकी थी? संघर्ष की थी। दूसरी कहानी क्या हो गई सर? फन वाली, टेरिडोफाइटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, दुनिया में सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है किसने किया था? दुनिया में सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है किसने किया था? प्रोटिस्टा। दुनिया का सेकंड किंगडम था। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगस आया, उसके बाद प्लांट आया। तो ऐसा नहीं कि प्लांट दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर देखने को मिला था? फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन प्रोटिस्टा। याद रखिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन आता है क्या? अरे भाई, मेरे पिताजी के नाम से भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि आपके पापा का नाम क्या है, तो क्या मैं अपने पापा का नाम भूल जाऊँ? अरे याद करना है ना भाई। तुम्हें नाइपर में जीपेट में क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, लेकिन याद रखना है या नहीं रखना है? तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो हमें अपने सब्जेक्ट में याद रखना है। तो टेरिडोफाइटा फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट था टेरेस्ट्रियल रीजन में, जिनके पास रूट था, शूट था और आपका लीफ वगैरह था, लेकिन उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था। उसने सोचा था कि हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, और वो सपना किसने पूरा करके दिया? जिम्नोस्पर्म। अगला प्लांट आता है जिम्नोस्पर्म। पहला दुनिया का प्लांट था स्टूडेंट जिसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। आप सोचोगे ना, उसका फायदा अगले जनरेशन को होगा। याद रखना, बहुत कम चांस है कि आप सोचें और उसको एंजॉय आप ही कर लो। मैं हो सकता है यहाँ पर खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, और लेकिन इसका क्रेडिट कहाँ पर जाएगा भाई? कौन एंजॉय करेगा? तो मेरा जो संतान है वो एंजॉय करेगा। मैं उसके लिए अंपायर खड़ा कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर ना? मैं तो बहुत कम ही यूज़ करूँगा। तो टेरिडोफाइटा ने जो सोचा वो किसको मिला? जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और जिम्नोस्पर्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया तो उनके जो चाइल्ड थे, जिसको हम कह सकते हैं सीड, प्लांट का जो सीड होता है यानी जो बीज होता है, वो प्लांट का क्या होता है जी? चाइल्ड होता है। मैं एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पे नहीं जा रहा हूँ आपका, मैं केवल अभी आपका केवल एक इवोल्यूशन की कहानी क्लियर कर रहा हूँ। तो जो चाइल्ड था उसका, वो चाइल्ड क्या था? ओपन था, मतलब उनके बाहर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं था। मैंने क्या बताया कि संघर्ष हो गई, फन भी हो गया। अब हम कहाँ पर जाने वाले हैं? ममत्व की ओर, यानी माँ की प्यार की ओर बढ़ने वाले हैं। जो प्लांट ने साबित किया कि उनके अंदर भी वो निष्ठा है, वो प्रेम है, वो भाव है कि वो अपने बच्चों को केयर कर सकते हैं जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो जब ओपन सीड आया, यानी जिम्नोस्पर्म ने जिस सीड का फॉर्मेशन किया, रिप्रोडक्शन के बाद जो चाइल्ड बना जिसको हम सीड कहते हैं, वो सीड कैसा था? ओपन था, यानी उसके बाहर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं था। इस कारण से क्या हुआ? तो सर अगर हाई टेम्परेचर आ गया, बारिश आ गया, बाहर के कोई एनिमल्स आ गए, उस सीड को नुकसान करके चले जाते थे। और मैंने क्या बताया कि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे को कोई नुकसान करे। तो उस जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या ममत्व आया? क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ कि हमें अपने बच्चे को बचाना है। याद रखिए, थैलोफाइटा के पास क्या आया था कि मुझे जमीन पे जाना है। ब्रायोफाइटा ने उस कड़ी में एक मीडिएटर के रूप में पैदा हुआ जिसको एम्फीबियन हमने बोला, और वो ब्रायोफाइटा कहा कि मैं हेल्प करूंगा आपको जमीन पर ले जाने में, और टेरिडोफाइटा पहला प्लांट था जो जमीन पर आ गया। उसके बाद टेरिडोफाइटा ने क्या सोचा कि मुझे मस्ती करनी है, मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मुझे चाहिए, तो वो पूरा कौन करके दिया? जिम्नोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म ने अब क्या सोचा? उसकी जिज्ञासा क्या हुई कि यार ये मेरा बच्चा है, ये सीड है, इसे लोग नुकसान करके जा रहे हैं, एनिमल्स खा करके जा रहा है, या जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है वो इसको नुकसान करके जा रहा है। तो वहाँ से कहानी शुरू होती है प्रेम की, भाव की, निष्ठा की, सब कुछ की। और वो फिर क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के बाद अगला प्लांट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्मी जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? तो अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करते हैं जिसको हम फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। और एंजियोस्पर्म पहला ऐसा प्लांट बना जिसने अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको हमें खाने के लिए उसने फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं किया था। उसने फ्रूट का फॉर्मेशन इसलिए किया था ताकि हमारे सीड को प्रोटेक्ट किया जाए, हमें अपने बच्चों को क्या किया जाए? बचाया जाए बाहर के एटमॉस्फेरिक फैक्टर से, और वो एंजियोस्पर्मी प्लांट कहलाया। और यही 5
हमारे प्लांट किंगडम है। यानी जब हम प्लांट के यानी वनस्पति विज्ञान में जब हम वनस्पति के साम्राज्य की बात करते हैं, प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो प्लांट किंगडम में हमें 5 मिलते हैं, जिसमें हमें क्या क्या है जी, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्मी है। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, सबका अपना अपना फीचर है, और ये अभी तक अप टू डेट अभी भी एंजियोस्पर्मी प्लांट से आगे कुछ नहीं बढ़ा है। बस हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि एंजियोस्पर्मी 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स का होता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। यानी डाइकॉट मतलब वैसे प्लांट वैसे सीड जिनमें 2 कॉटिलीडॉन हो, यानी फूड लैडन टिश्यू, जिसमें फूड भरा होता है, जैसे ग्राम सीड, चने को जब आप ओपन करोगे तो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, तो वो डाइकॉट हो गया। और मोनोकॉट मतलब क्या, जिनमें एक ही फूड लैडन टिश्यू हो, ये भी एंजियोस्पर्मी के ही अंडर में आता है। इसके अलावा अभी तक कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो कंसेप्ट ये था कि संघर्ष कहाँ से शुरू होती है, आपका जो संघर्ष है वो संघर्ष आने वाले टाइम में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन करके जाएगा, केवल आपके लिए नहीं, केवल आपके लिए। अरे एंजियोस्पर्मी में एक ही प्लांट है क्या, एंजियोस्पर्मी में हजारों लाखों प्रकार के प्लांट हैं। मैंगो भी एंजियोस्पर्मी है, गुआवा भी एंजियोस्पर्मी है, एप्पल एंजियोस्पर्मी है, ऑरेंज एंजियोस्पर्मी है, राइस एंजियोस्पर्मी है, व्हीट एंजियोस्पर्मी है, सब एंजियोस्पर्मी है ना। तो उसने जो संघर्ष किया किसी एक पार्टिकुलर के लिए नहीं किया था। आपका जो संघर्ष होगा, हमारा प्रोफेशन इतना खूबसूरत है कि हम जो संघर्ष करते हैं उसमें पूरे मानव का क्या होती है, भलाई होती है, पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई होती है। कोविड आया, हमने वैक्सीन तैयार किया, क्या था, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था, सभी लोगों के लिए था। तो आपको संघर्ष करना है और पढ़ाई के तरीका को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और हमारा जो आज का पार्ट था वो था किंगडम, और किंगडम में हमने प्लांट किंगडम को यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया। समझ में आया, मजा आया? अब भूलोगे या नहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे ना, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। मैं बेटा क्लास में पूछूंगा, फिर ऑफलाइन जब आओगे मेरे पास तो कभी भी मैं पूछूंगा, फार्माकोग्नोसी पढ़ाऊंगा ना तो मैं पूछूंगा, और कहीं पर भी ये टर्म्स आ जाएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट, तो ये बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। और ऐसे ही कहानी मैं मॉर्फोलॉजी का लेकर के आऊँगा कभी, क्योंकि हमें पता है हमें बेस ही नहीं क्लियर होता है, हमें बेस क्लियर नहीं होता है, ना हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी का बेस क्लियर है, और ना हमें प्लांट फिजियोलॉजी एनाटॉमी का बेस क्लियर है। इवन बहुत सारे टीचर्स को ही बेस क्लियर नहीं होता है। भाई हमसे पूछ रहे थे, सर कहाँ से पढ़े हो यार? ये पढ़ने वाली बात नहीं होती, ये तो गढ़ने वाली बात होती है, ये बनाई जाती है। पढ़ना तो सबको अच्छे ऑथर से है। मैं बोल दिया कि ठीक है भाई, केडीटी त्रिपाठी उठा लो और सीके कोकाटे सर का बुक उठा लो फार्माकोग्नोसी के लिए, उसमें सब मिल जाएगा। मिलेगा तो वहीं से, मैं भी वहीं से प्राप्त करूंगा, लेकिन उसको तैयार करना है, उसको ले करके आना है। और जब आप इस तरीके से डिलीवर करोगे ना चीज़ों को, जब आप नाइपर में जाओगे, वहाँ पर आप प्रेजेंटेशन दोगे, और हमेशा मैं बच्चों को बताता हूँ बिल्कुल जीरो से शुरू करो। आपको पता है ना कि सबको सब पता है या नहीं पता, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जीरो से शुरू करो और उसको एंड तक लेकर के जाओ। इसको कनेक्ट कराऊंगा, फिर आगे कभी हम मॉर्फोलॉजी पे बात करेंगे, एनाटॉमी पे बात करेंगे कि एनाटॉमी कैसे बनी। हम रटते चले जाते हैं, मॉर्फोलॉजी हमें याद ही नहीं है सर कि लीफ कितने टाइप्स के होते हैं, स्टेम कितने टाइप्स के होते हैं। जब हम टीएस में जाते हैं एनाटॉमी हमें क्लियर ही नहीं होता है कि सर मोनोकॉट में क्या होगा, डाइकॉट में क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता होता, और उसके बाद हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, बुक बंद करते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है जय सिया राम, आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं। अब समझ में आ गया? तो आपको पढ़ाई का तरीका चेंज करना है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं, जीडीसी के सारे लोग हैं, ठीक है ना। अब घर में जाओगे, घर वाले को बोलोगे कि मैं क्या देखने गया था, स्टैंड अप। हालांकि हमारे पेरेंट्स इतने सभ्य हैं कि वो समझ जाते हैं कि स्टैंड अप मतलब कोई अच्छा ही चीज़ होगा, लेकिन हाँ दोस्तों को बताने जाओगे ना कि स्टैंड अप देखने गया था, बोलते अरे तू टाइम पास करने गया था क्या? उनको बताओ भाई मैं टाइम पास करने नहीं गया था, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड करके आया हूँ। मैं बताऊँगा कि प्लांट ने कैसे अपना ऑरिजिन किया, और इसी तरीके से मैं आपको तैयार करूँगा एनिमल किंगडम के लिए। और जितने भी टॉपिक्स अपन आएंगे तो ऐसे ही अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।